हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक क्लासेस पे। तो आज आपका केमिस्ट्री का पेपर हो गया बच्चों। ठीक है, अच्छा हुआ है। प्रीवियस ईयर से काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको भी प्रीवियस ईयर पे अच्छी कमांड रखनी है। और अब हमारा है फिजिक्स का पेपर, किसी का योगा भी है बीच में, लेकिन फिजिक्स के पेपर को हम टारगेट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, अगर जो चैनल पर नए हैं, हम ऑलरेडी सीबीएसई फिजिक्स पीवाईक्यू करके प्लेलिस्ट में 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मिल जाएंगे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड और थर्ड चैप्टर, इनकी 2 वीडियो, मतलब 16 मार्क्स का वेटेज है। उसके बाद हमने सेमीकंडक्टर, जो 7 मार्क्स का जिसका वेटेज है, ये हमने अपलोड करा है। आज हम कर रहे हैं कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम आधा घंटा, आधे से 1 घंटा लगेगा। ये जो नोट्स हैं, ये मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। ठीक है, और आप वहाँ से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन भी है, वैसे आप दीपक क्लासेस फॉर जे डालेंगे तब भी आ जाएगा। तो जो मॉडर्न फिजिक्स है भैया, उसका जो वेटेज है वो है 12 नंबर का। कितना है? 12 नंबर का। और 12 नंबर का वेटेज ऐसा है कि 3 आपका आएगा ड्वेल नेचर, 3 आएगा आपका एटम, 3 आएगा आपका न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई सबसे छोटा चैप्टर है और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ड्वेल नेचर। क्या स्टार्ट करते हैं? ड्वेल नेचर। ठीक है, तो ड्वेल नेचर में जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछा जाता है, सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, जो आपके पास क्वेश्चन आता है कि राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन की आपको क्या बतानी है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बतानी है। उसके बाद ये लिखा हुआ आएगा, स्टेट क्लियरली साइलेंट फीचर्स ऑब्जर्व इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या साइलेंट फीचर रहे होंगे, वो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब भी ये थ्योरी आएगी, इसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन की क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में बात हो रही है। क्लियर है? तो बच्चों, हुआ क्या था, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या बताता है? वो बताता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, जनरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है। ठीक है, कोई भी एक मेटल सरफेस है आपके पास, या आपके पास एक मेटल सरफेस है, उस मेटल ये मान लीजिए एक मेटल सरफेस है। ठीक है, ये आपका एक मेटल सरफेस है। जब इस पे कोई एक फोटोन आपका इंसिडेंट होगा, तो क्या होगा, इस मेटल सरफेस में हमारा एक पार्ट इसके वर्क फंक्शन के अगेंस्ट वो एनर्जी लग जाती है, और एक पार्ट आपका जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, उस पर हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो वही आइंस्टाइन साहब ने समझाया और बोला क्या, देखिए, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या है, इमिशन ऑफ इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ वन फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड अदर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल। जो फोटोसेंसिटिव है उसमें जब हम टकराते हैं तो वो उससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और बता दूं, 1 नंबर के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका पार्टिकल नेचर को दिखाता है। क्या दिखाता है? पार्टिकल नेचर को दिखाएगा। ठीक है, दूसरी बात, पिछले साल ही आपके क्वेश्चन में आया था कि वर्क फंक्शन को बताइए। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन आपका होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, तो जब भी आपका फोटोन इंसिडेंट होगा, जो भी मिनिमम एनर्जी लगेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताइए। ठीक है, तो जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, मैंने आपको बताया कि जो फोटोन है आपका, ठीक है, फोटोन में एक पार्ट आपका, जैसे ये मान लो मेटल का सरफेस है, ठीक है, और ये फोटोन एक इंसिडेंट हुआ जिसकी एनर्जी h न्यू है, तो एक पार्ट आपका वर्क फंक्शन के अगेंस्ट लग जाएगा, और एक पार्ट आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमारी एनर्जी लग जाएगी। तो जो हमारी फोटोन की एनर्जी है h न्यू, वो ½ प्लस वर्क फंक्शन है। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 part of electron of photon is used to ejecting the electron from metal surface. Other remaining part of photon energy is used to imparting kinetic energy of ejected electron. तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड लॉ होता है, तो ये हमने यूज किया, तो यहाँ से ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये हमारा
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में बातचीत हो गई, कंप्लीट बातचीत जो हमने करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि इसके साइलेंट फीचर बताइए, क्या क्या इसके प्रॉपर्टी थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक के जो साइलेंट फीचर हैं वो है सबसे पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आप ये भी बोल सकते हो इंटेंसिटी वाला। तो जो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करी थी उन्होंने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो क्या था कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, या आप बोलेंगे कि जितने भी हमारे फोटोन इंसिडेंट होंगे, हर एक मेटल के पास जो वर्क फंक्शन है वहां से क्या निकलता है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू निकलती है। उससे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, पॉसिबल होगा, उसके नीचे नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड क्या बताया था साइलेंट फीचर में कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगा, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा इंसिडेंस फ्रीक्वेंसी होगी, उतने ज़्यादा हमारे क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी निकलेंगे, या आप बोल सकते हो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। या आप अलग वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अगला है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो देखो, जब नंबर ऑफ फोटोन आपके इंसिडेंट होंगे पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, ये अगर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो जितने ज़्यादा हमारे फोटोन होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो एग्जाम में आता है कि क्या क्या फीचर थे, तो आप एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिख सकते हैं, और इंटेंसिटी का आप इसके उसमें लिख सकते हैं, इंसिडेंट लाइट पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड, कभी कभी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को डिफाइन करो। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी एक वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके कहाँ से निकलती है, वो निकलती है भैया वर्क फंक्शन से। तो वर्क फंक्शन इक्वल टू होता है आपका एच वी नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है आपकी, और इसी को अगर आप ओपन करेंगे एच सी बाई लेमडा नॉट, ये आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। इसको आप ये भी कह सकते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट कर दें तो लेमडा हमारा नैनोमीटर में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करिए, तो आप कहेंगे मिनिमम जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी जिसके नीचे आपका कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन आएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को डिफाइन करिए, तो आप कहेंगे जो मैक्सिमम हमारी क्या है, मैक्सिमम हमारी वेवलेंथ है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी है, एक बार क्वेश्चन ये आया था कि वर्क फंक्शन किस किस पे डिपेंड करता है। तो वर्क फंक्शन किस किस पे डिपेंड करेगा, तो वर्क फंक्शन आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पहली बात तो आपकी ये है कि वर्क फंक्शन टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वर्क फंक्शन नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमें देते हैं वो बेस्ट जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं एल्कली मेटल। जो एल्कली मेटल हैं ये बहुत बढ़िया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं। और आपने क्या देखा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें जो इक्वेशन आई एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। और ये जो है ये इंसिडेंट की है और नॉट वाली थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ये दी रहेगी आपको। और अगर इसको आप वेवलेंथ के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका अगला फॉर्मूला हो गया, ठीक है भैया। तो हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी फॉर्मूला देख लिया, वेवलेंथ के टर्म में भी फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। तो आगे जैसे आप चलोगे इसी में काइनेटिक एनर्जी के भी दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला बच्चों काइनेटिक एनर्जी का आप सभी को पता है, हाफ mv² होता है। और एक फॉर्मूला आपका होता है EVS, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में। अभी आगे आप देखेंगे। तो यहाँ से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आप इस रिलेशन का यूज करके इजीली क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। अगला जो है वो है, अगर ये पूरी ऊपर की थ्योरी नहीं आएगी तो आपसे पूछा जाएगा ग्राफ।
ग्राफ क्या है, सबसे पहले पूछा जाएगा कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो होता क्या है, जब आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ बनाएं पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, तो इनिशियली पोटेंशियल बढ़ाने पे क्या होगा, आपका जो ग्राफ है वो हमारा इंक्रीज होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि सैचुरेशन स्टेज पहुंच जाएगी। सैचुरेशन जब वैल्यू आएगी तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी और ग्राफ फिर आपका इस तरह से बनेगा। तो अलग अलग इंटेंसिटी पर अगर आप बनाएं I1, I2, I3 तो आपका ये ग्राफ बनता है। और ये लास्ट ईयर 2023 में इससे केस स्टडी आई थी। CBSE 2023 में आपसे पूछा गया था केस स्टडी, ठीक है। तो अगर इसमें I1, I3 की बात करें तो I3 सबसे ज़्यादा, फिर I2, फिर I1, ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आपको डिफाइन करना है तो वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच फोटो करंट इज जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, या आप ये भी बोल सकते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक हो गया। आगे देखिए, इसी में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अगला जो है वो है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर फ्रीक्वेंसी का आप ग्राफ बनाएं तो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे होगा, ये वाला लाइन नहीं, तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देख लिया आपने, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसको मत बनाइएगा आप, ये गलती से हुआ है, ये नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी का ये अलग अलग ऑर्डर है। अगर आपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए बनाई V1, V2, V3 तो एक टाइम ऐसा आया कि ये सैचुरेशन लेवल बन के हमारा आ गया, ठीक है, ये हमारा सैचुरेशन लेवल आ गया ऐसे करके। ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। अगला है हमारा इफेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। ये वाला ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल इससे 1 नंबर का भी क्वेश्चन आया था। तो जो हमारा इफेक्ट है काइनेटिक एनर्जी पर फ्रीक्वेंसी का वो लीनियर है, ठीक है। तो वो क्या होता है देखिए, ये हमारा ग्राफ है। अगर आप देखिए ये हमारी अभी इक्वेशन बन के आई थी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये वाली जो इक्वेशन है ये इसी की तरह है, y = mx + c, और y = mx + c ये हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, नेगेटिव इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन का। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, अगर स्लोप पूछेंगे ग्राफ का तो प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या रख दें, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में जब आप सॉल्व करें तो ये रिलेशन बनेगा, और इस रिलेशन से अब जो स्लोप होगा बच्चों वो चेंज हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, इसका जो स्लोप है इस वाले केस में तो h है, ठीक है, और इस वाले केस में कितना हो जाएगा, इस वाले का स्लोप वो आ जाएगा स्लोप h/e। बस आपको y = mx + c से कंपेयर करना है h/e, और ये वेवलेंथ के टर्म में है तो v स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/वेवलेंथ का अगर आप ग्राफ बनाएंगे 1/वेवलेंथ का, तो इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा hc/e। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये CBSE 2023 में 1 नंबर में पूछा था, 2023 में, ठीक है, 1 मार्क्स, और ये ऑल इंडिया में पूछा था, और ये भी आपका पूछा था CBSE 2023 में, और ये कहाँ पूछा था, ये पूछा था दिल्ली वाले रीजन में, ठीक है। तो आपको ग्राफ ध्यान में रखना है कि ग्राफ कैसे बनेंगे और वहाँ से आप इजीली इसको देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसी में आगे जो है वो है एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 2 ही टॉपिक आपको फोटो इलेक्ट्रिक में देखने हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, और कह रहे हैं द स्टडी ऑफ, जो ग्राफ आपको 2 मेटल का ग्राफ बना के दिया हुआ है, पूछ क्या रहे हैं, कह रहे किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। देखो एक्सिस में ऐसे जाने पर डिस्टेंस बढ़ती है आपकी, तो ये इस वाले की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो मतलब Q वाले का हमारा क्या ज़्यादा होगा, Q वाले का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जो अभी हमने पीछे ग्राफ बनाए जहाँ पर वो कट कर रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिए, जहाँ पर ये ग्राफ कट कर रहे हैं तो ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जहाँ जहाँ पर भी कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पूछ रहे हैं किसका ज़्यादा होगा 2 मेटल में, तो भाई Q बाद में आ रहा है तो Q का ज़्यादा होगा। अगर देखो एक बात ये भी ध्यान रखिए, अगर Q की आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू ज़्यादा है, अगर Q की थ्रेशोल्ड वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा। क्वेश्चन में अगर वर्क फंक्शन पूछें तो जिसका आपका ये मैक्स है उस वाले का आपका वर्क फंक्शन भी क्या होगा, मैक्स होगा।
और वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा करें डिटरमाइन वर्क फंक्शन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, फाई नॉट इक्वल टू एच वी नॉट। तो वी नॉट कितनी है, यहाँ पर वी नॉट दिया है आपको 6, तो 6 इंटू 10 की पावर 14 है, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। तीसरा कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना फॉर दिस मैटर। तो आपको ये लाइट की क्या दे रखी है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ना, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये, वेवलेंथ नहीं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हर्ट्स में दी है तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी दी है तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ कर देंगे अपना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता क्या है, वो होता है के मैक्स इक्वल टू एच वी माइनस एच वी नॉट। तो आपको एच, देखो एच वी नॉट की वैल्यू आपने निकाल दी है ऑलरेडी, एच वी नॉट, ठीक है। एच वी नॉट के बाद वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे करें विच वन ऑफ फॉलोइंग मेटल हैज हायर स्लोप। तो स्लोप दोनों का सेम होगा। क्यों होगा स्लोप सेम, क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है वो हमारा स्लोप h बाई ई होता है। h आपका प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं इसमें, इसी में आगे बढ़े अगर तो आपका अगला जो इसमें टॉपिक है वो ये है, यही वो एमसीक्यू है जो मैं बात कर रहा हूँ। 2023 में आए थे, एमसीक्यू भी मैं इसके साथ में कराते हुए चल रहा हूँ। कह रहे हैं फोटोन है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है आपको, ठीक है। कह रहे हैं इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन इतना है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो आप सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये तो होता है। और ये पूरा क्या है आपका वर्क फंक्शन, तो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन हो गया। वर्क फंक्शन को मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपको वर्क फंक्शन दिया है, कितना दिया है 1.50, तो आपको एच न्यू निकालना है। एच न्यू कैसे निकलेगा, वेवलेंथ दी है तो वेवलेंथ से निकल जाएगा एच सी बाई लेमडा से। और जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 1240 को लेमडा से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। और आंसर जूल में निकालना था तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे एनर्जी ऑफ फोटोन। अभी तो हमने फोटोन किया नहीं है, फिर भी एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एनर्जी होती है फोटोन की, जो फोटोन है हमारे एनर्जी पैकेट हैं उसकी जो आपकी एनर्जी होती है वो होती है E इक्वल टू एच न्यू, न्यू है फ्रिक्वेंसी, या एच सी बाई लेमडा। ये एक फोटोन की एनर्जी है। अगर इसमें n फोटोन होंगे तो n का इनटू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि ये ग्राफ वाले क्वेश्चन आए थे कि वर्क फंक्शन का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और 1 लेमडा में क्या उसका क्या होगा, स्लोप क्या होगा। तो स्लोप अभी भी हमने देखा था 1 लेमडा के फॉर्म में एच सी बाई ई उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, ये 2020 में आया था सीबीएसई के, कि एक फोटोन है जिसकी हमारी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो हमने लिए अलग अलग फोटोन। अगर वो उस पर इंसिडेंट है मेटालिक सरफेस पे जिसका वर्क फंक्शन भी दिए हैं, तो रेशियो पूछा है, तो हमने फॉर्मूला क्या लगा दिया, बार बार एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर वर्क फंक्शन दिया है ना तो एच न्यू नॉट पूरा ही दिया है आपको, ठीक है, वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। डी ब्रोगली अभी आगे आएगा, डी ब्रोगली का ग्राफ जब हम कर लेंगे तब वहाँ पर आप इसको कवर कर लेंगे। और छठा क्वेश्चन भी आपका वही है। कई बार इससे डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैंने लिख दिए हैं। देखो अभी अभी हमने देखा, चाहे काइनेटिक एनर्जी है चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। वही फोटो करंट की बात करें, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। और डिपेंड कैसे करते हैं, लीनियरली, इसमें भी लीनियरली डिपेंड करेंगे, लेकिन फोटो करंट आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। आगे जो मैं भी वर्क फंक्शन आपका निकाल रहा हूँ वो ये रहा। वर्क फंक्शन को कहीं आपको फाई नॉट मिलेगा, कहीं डब्ल्यू मिलेगा। तो वर्क फंक्शन होता क्या है, जो मिनिमम एनर्जी है टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, जिसका फॉर्मूला ये है। ये आपका टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है एग्जाम में तो आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं ग्राफ स्लोप वाले, वो हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। स्लोप सब में कांस्टेंट रहेगा। और ये जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है ये आपका क्या है, वर्क फंक्शन।
तो अगर काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया है तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ 1/λ का ग्राफ दिया है तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, hc। अगर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया है तो स्लोप हो जाएगा h/e। अगर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ का ग्राफ दिया है तो हो जाएगा hc/e। ठीक है, ये स्लोप है। वैसे ही नेगेटिव इंटरसेप्ट, यहाँ पर तो वर्क फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे भी वर्क फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे वर्क फंक्शन, ये जो थर्ड केस है इसमें वर्क फंक्शन ओवर ई होगा और इसमें भी वर्क फंक्शन ओवर ई होगा। हो सकता है कई बार आपको ये ग्राफ दे दिया जाए और पूछे कि वर्क फंक्शन कितना है, समझ रहे हैं। तो आपसे ये कह दें, क्वेश्चन में ये कह दें कि नेगेटिव इंटरसेप्ट गिवन हो जाएगा और आपसे कह दें वर्क फंक्शन निकालो, तो आपको जो भी ग्राफ दिया है उसका नेगेटिव इंटरसेप्ट की वैल्यू को वर्क फंक्शन का जो भी आपका है वैसे सॉल्व करना है। ठीक हो गया भैया, कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी और ये बहुत आसान चैप्टर है, इसको आपने छोड़ना भी नहीं है। पॉजिटिव रहिए और टाइम वेस्ट मत करिए। आगे चलते हैं। देखो सीबीएसई में और क्वेश्चन आए थे कि नेम द फैक्टर ऑन विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ सरफेस डिपेंड, हमने देख लिया वर्क फंक्शन में। आगे है डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ये फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर एक मेटल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल या मेटल सरफेस। 2020 में आया है इन दिस ग्राफ which metal have of a greater of work function। तो देखो इसकी ये थ्रेशोल्ड वैल्यू ज़्यादा है तो M2 का आपका क्या है, वर्क फंक्शन ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखिए 20 में आया था स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ का ग्राफ दिया है। कह रहे हैं इन दिस ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग, हाउ वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट कह रहे कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो भैया अभी तो हमने देखा कि जो हमारा वर्क फंक्शन है और जो हमारा स्लोप है वो कैसे रिलेटेड है। देखो इसके ग्राफ का स्लोप क्या निकल के आया था, इन दोनों के ग्राफ का जो स्लोप आया था वो आया था h/sc/e आया था। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इंटू e/c। आगे करें व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं। एक बात फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो, ये डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पे, और वहीं पर अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें ये डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी याद कर लीजिए, इंटेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी पे ये वाले डिपेंड नहीं करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस पे डिपेंड करते हैं, ये देख लीजिए, इस पे नहीं करते हैं वो अपने आप ही आ जाएगा। अगला है डी ब्रोगली साहब का कंसेप्ट कि कोई भी वेव जो आपकी मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएट है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव। ठीक है, अब जब ये पार्टिकल की तरह होगी तो इसके पास मोमेंटम होगा, और जब ये वेव की तरह बिहेव करेगी तो इसके पास क्या होगा, इसके पास आपका होगा वेवलेंथ। ठीक है, तो इसका जो हमारी वेवलेंथ है वो ऐसे रिलेटेड है। आप कहेंगे सर ये कैसे आया, तो देखो ये ऐसे आया, E = h/nu, फोटोन का कंसेप्ट है, फोटोन की एनर्जी ये हो गई, E = mc², दोनों को कंपेयर करें तो h/nu = mc², तो sc/λ = mc², तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल गई h/p। तो यहीं से कभी कभी आ जाता है कि भाई फोटोन को समझाओ। ठीक है, तो फोटोन क्या है भैया, अगर कभी आपसे आएगा क्वेश्चन कि फोटोन क्या है, तो फोटोन आपका एक एनर्जी पैकेट है। फोटोन क्या है, एनर्जी पैकेट। ठीक है, एनर्जी पैकेट है, और हमारा जो फोटोन है इस फोटोन के बारे में आप ये कह सकते हो, फोटोन की एनर्जी होती है h/nu, या आप कह सकते हो sc/λ। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, फोटोन्स की हेल्प से हम सब कुछ निकालते हैं, लेकिन फोटोन की वेवलेंथ ऐसे निकालते हैं λ = sc/e, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है। 1 नंबर के क्वेश्चन है, रेस्ट मास कितना हो जाएगा फोटोन का, 0 हो जाएगा। यही नहीं, आगे बढ़िए, अगर आप रेस्ट मास के बाद अगर आगे देखते हैं फोटोन के बारे में, फोटोन फ्री स्पेस में हमारा स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, v = c से चलता है। ठीक है, और एक
पैकेट ऑफ एनर्जी है। क्लियर है? तो ये हमारा फोटोन के बारे में भी कुछ बातें हो गई। अभी हमने देखा था ग्राफ से एक क्वेश्चन आया था, देखो लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी होता है, तो y इक्वल टू 1/x जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो कैसे बनेगा? अगर लैम्डा यहाँ है, p यहाँ है, तो इसका ग्राफ ऐसे बने। सिमिलरली अगर p और लैम्डा का ग्राफ बनाते हो तब भी वही ये बनेगा। लेकिन अगर आप लैम्डा यहाँ लिख लीजिए 1/p का ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अलग अलग है ये ग्राफ, ये आपको देखने हैं कि किस केस में कैसा ग्राफ बनेगा। बस ध्यान दीजिएगा, y और 1/x वाले ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है? और ये जो भी ग्राफ होंगे ऐसे y और x के, क्योंकि डी ब्रोगली का रिलेशन लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी है, और यहाँ पे देखेंगे लैम्डा इक्वल टू एच ओवर 1/p को देखेंगे तो y इक्वल टू mx ग्राफ बन रहा है। ठीक है? तो ये हमारा क्या बन जाएगा? y इक्वल टू mx ग्राफ, ये आपका बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है? कुछ क्वेश्चन भी देखिए, ये फेमस क्वेश्चन है यहाँ का। कह रहे हैं कि अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो डी ब्रोगली हमारा कंसेप्ट है, डी ब्रोगली से हम डिफरेंट फॉर्मूले बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मोमेंटम दिया है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है कि लैम्डा इक्वल टू होता है एच ओवर पी। ठीक है? या आप कह सकते हैं एच ओवर एम वी, ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर आप एनर्जी के टर्म में देखें तो एच ओवर क्या हो जाएगा? देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है p²/2m, तो यहाँ से मोमेंटम की अगर आप वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा? √2m_a। तो ये आपकी डी ब्रोगली की क्या है? एनर्जी है, वेवलेंथ है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। वहीं अगर आप देखिए, अब इसमें केस बनते हैं, अगर ये एनर्जी आप किसी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे लगा दो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे लगा दो, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की काइनेटिक एनर्जी होती है QB, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/2m⁴ ये हमारा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है? वहीं अगर गैस मॉलिक्यूल पे लगा दो, गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/√3m⁴ हो जाएगा। ठीक है? तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए। अगर आपका Q इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें पूरी वैल्यू रख दो, H की वैल्यू रख दो, आपका यहाँ पर मास की वैल्यू रख दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो, तो हमारी वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन के निकल के आती है 12.27/√v निकल के आती है। तो तुमसे क्वेश्चन बच्चों ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड बाय पोटेंशियल V इज इतना, लैम्डा इक्वल टू 12.27/√v। तो आपको करना क्या है? यहाँ से स्टार्ट करना है, इसके बाद फिर ये पूरा इसको फैला के लिख लेना है। आगे देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है डी ब्रोगली का। कह रहे एक इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है और एक हमारा प्रोटॉन है। तीनों को हमने क्या किया? सेम काइनेटिक एनर्जी दी, किसकी हमारी ज़्यादा होगी? देखो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो सेम काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब मास पे डिपेंडेंसी है, जिसका मास ज़्यादा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम हो जाएगी। आप खुद ही देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, फिर प्रोटॉन का होता है, फिर आपका अल्फा पार्टिकल का होता है, तो इसकी वेवलेंथ आपने इस ऑर्डर में लगा दी। अगला है क्वेश्चन, एन प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ जब आप निकालते हो, अल्फा पार्टिकल होता है 2He4। ठीक है? 2He4 का मतलब है इसका चार्ज होता है 2 टाइम्स E और इसका मास हो जाएगा 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है? और वहीं प्रोटॉन की बात करें 1H1 होता है, तो इसका चार्ज हो जाएगा E और मास हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक? कह रहे दोनों की अगर सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड देयर स्पीड। तो स्पीड का निकालेंगे, क्या हो जाएगा? h/m मास ऑफ प्रोटॉन, स्पीड ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू h/ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम mp हो जाएगा और स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ से h से h कैंसिल हो गया। ठीक है? mp से mp कैंसिल हो गया, तो v अल्फा बाई vp कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है? या vp बाई v अल्फा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? vp बाई v अल्फा इक्वल टू ये 4 आ जाएगा, या आप कह सकते हैं v अल्फा बाई vp 1/4। सेकंड करा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में कैसे निकालोगे? देखो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? h/√, अभी भी हमने देखा 2m⁴v, ये हमारा होता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में।
जब भी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की बात आएगी तो हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ में आप के इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्यू भी रख दो। तो अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की निकालनी है। तो प्रोटॉन ओवर अल्फा पार्टिकल जब आप निकालेंगे, दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आपका 1 आता है। आपका रेशियो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पेज मैंने बचाया नहीं इसके लिए, यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। बच्चों ऐसा हुआ पीपीटी टाइप करने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने हैंड रिटन लिखे पहले, या आज ही लिखे हैं, आज ही के दिन। ठीक है, और अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं कंटेंट तो अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की सेम है, तो इसका मतलब है h√2 मास ऑफ ये हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू मतलब E हो जाएगा, और V तो हमको पता नहीं, तो V ऑफ प्रोटॉन कर लिया, इक्वल टू h/√, ये आ जाएगा आपका 2 × 4mp, और यहाँ पे हो जाएगा चार्ज हो जाता है इसका 2 टाइम E और V अल्फा, ये बन गया। ठीक है, बस अब सॉल्व भी तो करना है, फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। H से H कट गया, ठीक है, H से आपका H कट गया, स्क्वायर रूट से अगर स्क्वायर रूट हटा, रूट से रूट उड़ा लो, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करके, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, MP से MP कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ बच गया 1/VP इक्वल टू, ये बचा 4 2 जा 8, तो 1/8 V अल्फा, तो V अल्फा बाई V अल्फा बाई VP हो जाएगा 1/8। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पुराना है लेकिन बहुत धाकड़ क्वेश्चन है, क्या पता आ जाए। कह रहे एक फोटोन है और एक प्रोटॉन है, दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, सेम है। तो कह रहे हैं अगर दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है तो प्रूव करो कि उसकी एनर्जी इतनी होगी। तो हमने कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में आपका एनर्जी ऑफ फोटोन यूज कर लिया जो मैंने आपको बताई। सेकेंड केस में मैंने क्या किया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन लगा दी, यहाँ से mv निकाल दिया। काइनेटिक एनर्जी अभी भी हमने देखा ये होता है, तो हमने ये यहाँ से निकाल दिया। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम है, जब दोनों की वैल्यू सेम है तो फोटोन की ये हो गई, तो मैंने दोनों को इतने से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा ये आंसर आ गया, ये पूरा आंसर आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था एक बार, आप इसको ध्यान में रखिए। करना क्या है, एक बार रिपीट करते हैं स्टेप। सबसे पहले आपने एनर्जी ऑफ फोटोन यूज करी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ करी यूज, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यूज करने के बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो लगा दी। कंडीशन लगाने के बाद जब आपने मल्टीप्लाई किया इसको तो आंसर निकल के आ गया। ठीक हो गया भैया, तो ये आपका प्रूफ हो गया जो हमने दिया था। अगला चैप्टर है एटम। ठीक है, और एटम से क्वेश्चन क्या आया था, मैंने इससे बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं। एटम से क्वेश्चन ये आया था कि लिमिटेशन लिखिए आप रदरफोर्ड मॉडल की। तो भैया रदरफोर्ड मॉडल की एक तो ये हो गया कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी। दूसरा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अलावा इसने क्या नहीं बताया, इसने आपका ज़ीमान इफेक्ट, एटॉमिक लेवल पे जो इफेक्ट होते हैं, स्टार इफेक्ट, इनके बारे में कोई बात नहीं की। आगे चलते हैं बोर मॉडल। बोर मॉडल सक्सेसफुल मॉडल है। एक है इसमें न्यूक्लियर कंसेप्ट, एक है इसमें क्वांटम कंडीशन, एक है इसमें फ्रीक्वेंसी स्टेशनरी ऑर्बिट कंडीशन, एक है फ्रीक्वेंसी। तो पहला जो हमारा क्या है, जो हमारा न्यूक्लियर कंसेप्ट है वो ये कहते हैं कि हर एक एटम के सेंट्रल में एक मैसिव कोर होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते हैं, घूमते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, एक मैसिव पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ मान लो r डिस्टेंस है, ऐसे इलेक्ट्रॉन गोल गोल अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, इन साहब ने कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, इसने बोर साहब ने। ठीक है, तो अब बात यह आई अगर वो घूम रहे हैं तो उसको घुमाने के लिए जो रिवॉल्यूशन है
उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करवा रहा है? तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो वहाँ पे सेंटीपिटल जो फोर्स है हमारा वो वहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद देखिए अगली जो कंडीशन आई क्वांटम कंडीशन, तो उन्होंने ये कहा कि वही ऑर्बिट परमिसिबल होगी, वही ऑर्बिट हमारी पॉसिबल होगी जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π होगा। यह आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π होगा। ठीक है, और वहां से एक कंडीशन आ गई। ठीक, तीसरा स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन आई। स्टेशनरी ऑर्बिट, इससे पहले जो रदरफोर्ड की दिक्कत थी वो ये थी, स्टेबिलिटी ऐसी नहीं आएगी। उन्होंने कहा वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। फिर इन्होंने ये बोला बोर साहब ने कि जो हमारी स्टेशनरी ऑर्बिट होती हैं, जो परमिसिबल ऑर्बिट होती हैं, अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ें, अगर आगे है फ्रीक्वेंसी कंडीशन, और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कोई भी एटम इमिट कर सकता है, कोई भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट कॉल्ड फोटोन। ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक लोअर लेवल से हायर लेवल जा रहा है तो एक फोटोन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और वहीं अगर हायर से लोअर निकल रहा है तो क्या कर लेगा, एक फोटोन रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये आपसे कई बार पूछी जाती है कंडीशन कि क्या कंडीशन थी बोर की। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी ये एनर्जी डिफरेंस है, यहाँ से जो हमारी एनर्जी डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, देखो जो हमारी एनर्जी डिफरेंस है वो आ जाएगा, जो डेल्टा ई होगा एनर्जी इफ डिफरेंस, वो आपका एच न्यू के बराबर हो जाएगा। साहब इसमें एच न्यू क्या है, इसमें एच न्यू है आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन, या आप बोल सकते हो न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, कई बार आपसे पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले केस में एब्जॉर्ब करेगा तो क्या आ जाएगा, फाइनल ऊपर है तो फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ भी फाइनल एच न्यू बाहर आएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सो दैट रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। n क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पहले पोस्टुलेट देखो, पहला जो न्यूक्लियर कंडीशन बनाई थी, न्यूक्लियर कंडीशन से हमने ये देखा, ये कंडीशन निकाली हमने, और ये एंगुलर मोमेंटम से हमने ये कंडीशन निकाली। और सबसे बढ़िया सेफ एंड ये है, हमें आर निकालना है तो इसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दो। क्यों, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा। तो मैंने देखो पहली कंडीशन ये निकाली, दूसरी कंडीशन ये निकाली, दोनों का स्क्वायर की, इसका स्क्वायर किया जिसमें एम बी था, और मैंने डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद क्या हुआ कि हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया। ठीक हो गया, तो ये जो फॉर्मूला है भैया, ये फॉर्मूला क्या है, यही आपका हाइड्रोजन की रेडियस का फॉर्मूला है। देखिए इसमें एन प्रोपोर्शनल स्क्वायर में है। ठीक है, यहाँ तक आपका डेरिवेशन हो गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, न्यूक्लियर कंडीशन लिखनी है हल्की फुल्की, इसको लिखना है हल्का सा, उसके बाद आपने दोनों इक्वेशन लेनी है। जो क्वांटाइजेशन वाली कंडीशन है, इसको बोर क्वांटाइजेशन भी कहते हैं, MVR को उठा स्क्वायर करके डिवाइड कर दो। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, वैसे तो आप वी की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, ये सबसे आसान तरीका है। स्क्वायर करके अगर डिवाइड करोगे उससे क्या होगा, वी स्क्वायर कट जाएगा, आर बचेगा। ठीक, आगे अगर इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो जो आर है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ए नॉट यहाँ पे बोर रेडियस है, ए नॉट क्या है, बोर रेडियस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपको बोर रेडियस क्या करनी है, ध्यान से रख लेनी है कि बोर रेडियस क्या होती है N1 की। और जब हाइड्रोजन आपका इनिशियली ग्राउंड स्टेट में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बोर रेडियस। उसकी N1 हो जाती है ग्राउंड स्टेट में, तो वहाँ पर रेडियस कितनी आ जाएगी, बोर रेडियस के बराबर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और अगर आप कहेंगे सर बोर रेडियस की वैल्यू भी बता दो, तो वो आ जाएगी आपकी h स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 4π² m के, और हाइड्रोजन के लिए z होता है 1 तो e स्क्वायर, ये बन जाएगी बोर रेडियस। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है 1/4πε0। अब वहीं स्पीड की बात करें, जैसे स्पीड पिछली बार आया था, इससे क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के
स्पीड की बारी आई थी कि स्पीड जो होती है वो निकालो। तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन है L = mv/r, उसमें मैंने क्या कर देना है, उसमें मैंने आपका v की वैल्यू जो है वहाँ पे r रख देना है। r क्या रखना है, जो अभी पहले निकाला, तो ये हमें v निकलेगा। तो आप देख सकते हैं जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। ठीक है। फाइनली काइनेटिक एनर्जी, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर क्वेश्चन आएंगे, देखो हाफ mv² तो होगी काइनेटिक एनर्जी। अब हाफ mv² में जो अब आपने इनिशियल कंडीशन निकाली थी वो क्या निकाली थी कि जो हमारा सेंटीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, वो आपका होगा, जो सेंटीपिटल फोर्स है वो होगा आपका किसके बराबर, वो होगा F सेंटीपिटल होगा F कूलोम्बिक के बराबर। ठीक है। तो हमने वहाँ से कंडीशन निकाली है mv²। अगर mv² की वैल्यू यहाँ रख दें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R। तो एक न्यूक्लियस है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी ये हो गई। अगर आप देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी का -½ है। तीसरा टोटल एनर्जी की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी दोनों का सम, दोनों को अगर ऐड करोगे तो - काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। और नेगेटिव जो साइन है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नेगेटिव साइन क्या शो करता है। नेगेटिव साइन शो करता है कि न्यूक्लियस जो है हमारा वो बाउंड है। ठीक है। या इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो हम नेगेटिव से दिखाते हैं। ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन ये आएगा, देखिए पहला क्वेश्चन ये आएगा, जैसे दो केस हैं इसमें क्वेश्चन आने के। आपसे ये कहा जाएगा कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो आपका एग्जाम में एक बार आया भी है, 23 में भी आया है यही क्वेश्चन, टोटल एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन। ठीक है, इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्वेश्चन आएगा फाइंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है सर, क्यों, क्योंकि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होगी हमारी, वो हमारी होगी माइनस ऑफ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो डायरेक्ट निकल जाएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ही काइनेटिक आएगी, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी। इसका अगर डबल कर देंगे तो नेगेटिव में कितना आ जाएगा, 12 और 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो पहला केस है। दूसरी केस के बारे में बात करें, दूसरा केस ऐसा आता है, आप एनसीईआरटी में जाइएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आएगा कि जो आपकी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, ऐसा लिखा हुआ आएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, वो आपको दी रहेगी कि वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। एनसीईआरटी का 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 देखिएगा, तो कहेंगे कि फर्स्ट एक्साइटेड की एनर्जी इतनी है, क्या, टोटल एनर्जी, और कहेंगे फाइंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। आप देखो सेम स्टेट की नहीं पूछी है, इन ग्राउंड स्टेट। आपसे किसकी पूछ ली, ग्राउंड स्टेट की पूछ ली। ऊपर ऐसा कुछ नहीं था, ऊपर आपको टोटल एनर्जी दी थी और कहा था कि काइनेटिक और पोटेंशियल निकालो। नीचे क्या दिया है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की आपको दी हुई है और आपसे करें कि ग्राउंड की निकालो। तो जब आपके पास ये क्वेश्चन होगा तो आपको अब यहाँ पर डायरेक्ट वो नहीं लगाना पड़ेगा जो अभी आप लगा रहे थे। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको पहले काइनेटिक निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए ठीक है ना, तो आप देखिए टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जो हमारा टोटल एनर्जी है वो होती है -13.6/n²। ठीक है। ये हमारी टोटल एनर्जी है जो आपको दी है कितनी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। ये हमारी क्या है, टोटल एनर्जी है। और आपको ग्राउंड स्टेट की निकालनी है, तो पहले आप ग्राउंड स्टेट की निकाल लो। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट के लिए जो एनर्जी होगी E1 जो होगा
वो कितना हो जाएगा -13.6। अब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी डबल ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर सेम स्टेट है तो सेम स्टेट में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला लगाएंगे सर? ये वाला लगा देंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अगर सेम स्टेट है। ठीक है, अगर नहीं है तो पहले आपको उस स्टेट में क्या निकालनी पड़ेगी? टोटल एनर्जी, फिर उसके बाद आप यूज करेंगे। आगे देखेंगे, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है हायर से लेवल, अभी आपने देखा था, तो फोटोन रिलीज करता है, और फोटोन जो रिलीज कर रहा है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है फोटोन के टर्म में। तो हमने अगर देखा वो फोटोन से हमें क्या मिलती है? कुछ स्पेक्ट्रल लाइन। और वो स्पेक्ट्रल लाइन देखो, ये एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं। ये पहला एनर्जी का फॉर्मूला है, ये दूसरा एनर्जी का फॉर्मूला है, तीसरा है। तो जब भी कोई एक लेवल से दूसरे लेवल में आएगा तो क्या हो जाएगा? आपका एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल। ठीक है, तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो होगा क्या? एनर्जी तो नेगेटिव होती है, देखो ये नेगेटिव साइन है, तो इनिशियल वाला क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। तो ये अगर सॉल्व करेंगे, दोनों नेगेटिव होते हैं, तो माइनस और ये माइनस ई ऑफ आई हो जाएगा, ये आ जाएगा ई आई माइनस ई एफ। तो हमने ये बना दिया। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना जो बनता है स्पेक्ट्रल लाइन का। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जो ये हमने फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम बनता है, जो और लोग नहीं समझा पाए। होता ऐसा है, मान लो ये कोई N5 है मान लो। ठीक है, ये आपका N4 है और ये आपका N3 है, ये आपका N2 है। ठीक है, या इसको N1 कर लो और ये आपका N2 है। तो होगा क्या? देखो, ये तो आप समझ गए होंगे कि अभी हमने क्या किया, ये वाला समझ गए होंगे कि जो हमने अभी कोई भी एटम हाई लेवल से लोअर आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा और इन फॉर्म ऑफ कुछ स्पेक्ट्रल लाइन बनती हैं, और उसकी जो हमारी वेव नंबर या जो फिर वेव लेंथ होती है वो ये होती है। ये हमारा हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या होती हैं वो। ठीक है, अब देखिए आप, जो हमारी वेव लेंथ होंगी यहाँ पे, अगर आप इसको एक में ही ले आते हैं, इसको ना, इसको 1 कर लो, तो 2 कर लो और यहाँ पे 3 कर लो। कभी कभी डायग्राम बनाने को आ जाता है। तो अगर आपका कोई भी लाइन स्पेक्ट्रल 5 से स्टार्ट हो रही है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है? 1 पे। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट हो रही है लेकिन ख़त्म कहाँ पे हो रही है? 1 पे। 3 से स्टार्ट हुई, ख़त्म कहाँ पे हो रही है? 1 पे। 2 से स्टार्ट हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई? 1 पे। तो इसका मतलब है जिसके लिए N1 आपका अगर 1 हो गया, N2 कुछ भी है हमें नहीं पता, N2 1 से ज़्यादा है, 3, 4, 5, तो उसको बोलते हैं लाइमन लाइन। उस सीरीज का नाम होता है लाइमन। अगर आपकी जो लाइन है वो आपकी मान लो 5 से शुरू हुई और ख़त्म कहाँ पे हुई? 2 पे, और 4 से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई? 2 पे। 3 से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई? 2 पे। मतलब N1 अगर किसी का 2 है, ठीक है, और 2 है और एक ये फिर 2 से ज़्यादा ही होगा, इसको क्या बोलते हैं? बाल्मर लाइन। ठीक है, इसी तरह अगर कोई लाइन 3 पे ख़त्म होगी, कोई 4 पे होगी, कोई 5 पे होगी, और ये वाला पॉइंट आपको पता ही है 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी पता ही है 5, 6 डॉट डॉट डॉट, और ये भी पता ही है 6, 7 डॉट डॉट डॉट। तो इसको बोलते हैं पास्चन, इसको बोलते हैं ब्रैकेट, और जो हमारी लास्ट वाली लाइन है इसको बोलते हैं फुंड। ये जो लाइन है ये हमारी यहीं पर, जब अगर 1 पे ख़त्म हो रही है तो उसको हम लाइमन बोलते हैं, अगर 2 पे ख़त्म हो रही है तो उसको हम बाल्मर बोलते हैं, 3 पे ख़त्म हो रही है तो उसको हम पास्चन बोलते हैं, ऐसे ही 4 और 5। तो ये हमारी स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं जिनका नाम है, ये इनका नाम है। ठीक है, जो लाइमन सीरीज पढ़ती है बच्चों वो हमारी यूवी में पढ़ती है, ये हमारी विजिबल में पढ़ती है, और बाकी 3 हमारी IR इंफ्रारेड में पढ़ती हैं, IF में। ठीक है, इंफ्रारेड में पढ़ती। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हमारा लाइन के बारे में हो गया। आगे और देखें अगर इसमें, अब आपसे वेवलेंथ निकालने को आएगा कि भैया इसकी वेवलेंथ निकालो, लाइमन की निकालो, बाल्मर की निकालो। तो करना क्या है, देखिए, जब भी लाइमन पूछे, बाल्मर पूछे, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वेवलेंथ इक्वल टू होता है 1/λ R 1/N1 का स्क्वायर 1/N2 का स्क्वायर। तो जब भी मान लो लाइमन की निकालनी है, बाल्मर की निकालनी है, पास्चन की निकालनी है, तो N1 फिक्स रहेगा। ठीक है,
जैसे लाइमन है, लाइमन के लिए N1 कितना हो जाएगा, 1 रहेगा, तो N1 आप 1 लगा दो। NF पूछेगा, अगर वो कहता है कि कभी भी फर्स्ट लाइन की निकालो, तो फर्स्ट लाइन में N1 तो सबका फिक्स है, N2 क्या हो जाएगा, N1 प्लस 1, ये फर्स्ट लाइन है। अगर आपसे कहेगा मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ, तो वो भी यही है। अगर आपसे कहेगा सीरीज लिमिट बताओ, सीरीज लिमिट बताओ, तो N1 तो फिक्स रहेगा सभी का, N2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जैसे आपसे कहेंगे लाइमन की निकालो, तो एक में एग्जांपल लेते हैं लाइमन, तो लाइमन में आप लिख दोगे 1/λ r 1/1 का स्क्वायर। अब वो पहली कह रहा है, दूसरी कह रहा है, अगर फर्स्ट लाइन कहेगा तो 2 रख देंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आया था आपसे 2023 का कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है और हाइड्रोजन गैस की वैल्यू क्या होगी। तो लिखा हुआ है सब कुछ कि वो एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में हमें लगेगी, हमें ग्राउंड स्टेट से उसको इन्फिनिटी भेज देना है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और हाइड्रोजन के लिए इसकी जो वैल्यू होती है भैया, वो होती है 13.6। अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रहा था, देखो क्वेश्चन में दिया है ना, वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर। तो बाल्मर लिखते ही फॉर्मूले में आपको ध्यान आया कि यार सर ने कहा था कि यहाँ पे 2 यूज करना है, ठीक है। हमने क्या यूज करना है, 2 यूज करना है, N1 सब फिक्स रहेगा, तो N1 की वैल्यू 2 हो गई। कह रहा है कि सेकेंड लाइन, मतलब सेकेंड लाइन का मतलब हो गया 2 से लेके 3 हो जाएगी पहली लाइन, 2 से स्टार्ट होगी 4 वाली होगी सेकेंड लाइन, ठीक है। कह रहे सेकेंड लाइन की इतनी है, तो फर्स्ट लाइन की बताओ। तो मैंने फर्स्ट लाइन के लिए लगाया फॉर्मूला, तो ये आ गया। मैंने सेकेंड लाइन के लिए लगाया फॉर्मूला, ये आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आ गया, ये आपका आंसर। तो ऐसे ही किसी की भी आ सकती है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ या मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, तो आप कहेंगे सर 1/λ इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस मैक्सिमम का है आपने तो 1/2 का स्क्वायर। अगर आप सीरीज लिमिट कहेंगे तो 1 का तो आएगा ही, वो N1 तो फिक्स रहेगा, N2 इन्फिनिटी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं यूजिंग बोर एटॉमिक मॉडल डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ये, तो r इक्वल टू n² हमें प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एलिमेंट इज इतना इतना, आइडेंटिफाई विच ट्रांजिशन करस्पॉन्ड टू इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन लैम्डा इक्वल टू ये। तो आपसे पूछा है कि लैम्डा, ये कौन सा इसमें लैम्डा को शो कर रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अभी भी हमने स्टार्टिंग में ही एक बात आपको बताई थी कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एनर्जी हो जाएगी hc/λ, ठीक है। और इसको आप 1240/λ रखिए, तो लैम्डा आपको कितना दिया है नैनोमीटर में, पहले केस में 120.7, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे रखेंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब ये आंसर निकालेंगे, तो ई की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो एनर्जी आ रही है 12.09 लैम्डा रखने के बाद। अब देखिए आपको लेवल दे रखे हैं A B C D, तो आप उसमें ये देखिए कि किसका गैप 12.09 के पास आ रहा है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर आपको मैं बताऊं, एक ही दिख रहा है मुझे, डी वाला। तो डी वाले का जो गैप होगा वो इतना आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया डी वाला, ठीक। दूसरा कह रहा है विच ट्रांजिशन करस्पॉन्ड टू इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। सेकेंड में कह रहा है कि कौन सा मैक्सिमम होगा, कौन सा मिनिमम होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना, आपने एनर्जी निकाला, फिर एनर्जी का इसमें गैप चेक कर लिया, ए का, बी का, सी का, डी का, एक तो होगा ही होगा ना। तो ये डी वाला हमारा, ये डी वाला है। ये जो है हमारा, नहीं इसमें गलत हो गया, सॉरी। जो हमारा डी वाला है ये है, इन दोनों का गैप है, इन दोनों का जो गैप होगा वो आ रहा है 12.09, ठीक है। ये वाला जो ट्रांजिशन है ये ई है, ई लिखा नहीं है, ये ई है। तो हम जब बी वाला ट्रांजिशन, इनके दोनों की एनर्जी का गैप निकालेंगे, तो हम देख लेंगे किसके बराबर आ रहा है, डी के बराबर। सेकेंड पार्ट हमसे क्या कह रहे हैं कि कौन सा मैक्सिमम होगा, कौन सा मिनिमम होगा। तो देखो E इक्वल टू hc/λ है। अब आप देखिए यहाँ पे, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, ऑब्वियस बात है। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ तो कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, यही तो होगा यहाँ पे। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कि जो ABCD बनाया है, ABCD में जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो कौन सी होगी, या बोल दो
जहाँ पर जो एनर्जी हमारी मिनिमम होगी, जो एनर्जी मिनिमम होगी वो हमारा लैम्डा मैक्स हो जाएगा। रिलेशन आपको पता है, अगर एनर्जी मैक्सिमम होगी तो हमारी जो वेवलेंथ है वो मिनिमम हो जाएगी। तो आप इसमें ये देखिए कि कौन सा ट्रांजिशन की एनर्जी ज़्यादा है, बस डिफरेंस करना है आपको, और किसकी कम है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो अगर आप देखें कौन सा ट्रांजिशन, इसमें ट्रांजिशन देखिए। ठीक है, तो ट्रांजिशन नंबर आपका जो आ रहा है फोर्स, ये चौथी लाइन से 2 3 4 फोर्थ लाइन से तीसरी लाइन, फोर्थ से तीसरी लाइन जो आ रहा है, मतलब ये वाली, ये पहली लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये वाली लाइन, इस वाले की जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। इस वाले की एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ए इसको आ जाएगा, इसको आप कमेंट करिए कि एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी, डिफरेंस ही निकालना है। चलिए आगे चलते हैं। न्यूक्लियाई, बहुत आसान चैप्टर। एलिमेंट का सिंबल देख लिया आपने, जेड उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, किसी भी न्यूट्रल में जेड और हमारे इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ए को हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम, जिसको मास नंबर कहते हैं। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे न्यूक्लियन आता है। न्यूक्लियन का मतलब होता है मास नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 3 तरह के इसमें न्यूक्लियस मिलेंगे आपको, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन। ऐसे न्यूक्लियस जिसका जेड सेम है उसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स, जिसका ए सेम है उसको बोलेंगे आइसोबार, और जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम है उसको बोलेंगे आइसोटोन। अगर जेड सेम होगा तो फिर ए डिफरेंट होगा, अगर ए डिफरेंट होगा, ए सेम होगा तो जेड डिफरेंट होगा, अगर दोनों डिफरेंट होंगे फिर न्यूक्लियन देखना पड़ेगा। ये कुछ एग्जाम्पल रहे। अगला है न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी। तो एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल आया था, वहां से हमने कंफर्म किया कि न्यूक्लियस का जो शेप होगा वो स्पेरिकल होगा। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, और वॉल्यूम से हमें रेडियस मिला r0 a की पावर 1/3। तो जब भी कोई 2 न्यूक्लियस की आपको रेडियस पूछेंगे, 2 न्यूक्लियस की रेडियस के लिए आप क्या करोगे, 2 न्यूक्लियस जब भी दिया रहेगा r2/r1 इक्वल टू a2/a1 की पावर 1/3। ठीक हो गया। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई बार क्यूब है, वहीं से आया है, और पिछले साल 2023 का भी ये क्वेश्चन था। ठीक हो गया। न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ न्यूक्लियस और अपॉन में होता है उसका वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी। तो अगर आप मास 1 का m है टोटल, उसमें जो मास नंबर हो a है, तो m इंटू ए टोटल का, और टोटल का वॉल्यूम r की वैल्यू ये रख दोगे तो ये निकल के आएगा, और ये सब कुछ कांस्टेंट है जिसको सॉल्व करके ये बन गया। अगर आप किसी 2 न्यूक्लियस की डेंसिटी का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये पिछले साल ये भी आया था। आगे एटॉमिक मास को ही हम AMU में मेजर करते हैं। AMU होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन। तो ये उसको सॉल्व करके ये निकल के आ गया। आगे चलते हैं भैया। आगे है अगला टॉपिक, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जब भी आपको मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला टॉपिक आएगा, तो जो हमारा डिफरेंस है न्यूक्लियस के मास में और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के मास में, उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, और ये डेफिनेशन पूरी लिखी हुई है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है वो भी लिखा है। बाइंडिंग एनर्जी, किसी भी न्यूक्लियस को सेपरेट करने में जो भी एनर्जी हमें लगेगी उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है, ये रहा आपका। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं CBSE 2023 में ये क्वेश्चन डिट्टो छपा हुआ था, और ये जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कह रहा है ये पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन मास डिफेक्ट ओवर मास नंबर, और ये हमारा पॉजिटिव होगा अगर तो इसका मतलब है अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा, नेगेटिव होगा अगर तो इसका मतलब है स्टेबल न्यूक्लियस होगा। आगे देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व, और बाइंडिंग एनर्जी कर्व के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, इनिशियली ये लीनियर रहता है, फिर कुछ पीक्स आते हैं। ये जो ऊपर वाले पीक्स हैं इसका मतलब है ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और जो ये नीचे को पीक्स बने हैं ये क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के लिए। ठीक, और जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है आपके आयरन के लिए, और जिसकी वैल्यू होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यूरेनियम के लिए इसके लिए होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है भाई साहब, 7.6 होती है इसके लिए। अब इसके कंक्लूजन आते हैं। पहला, ये जो लाइटर न्यूक्लियाई है ये फ्यूजन देते हैं, और ये वाले जो है ये फिजन देते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस बताइए, और बाइंडिंग एनर्जी ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया।
तो देखो लाइटर न्यूक्लियाई जो होंगे उनकी टेंडेंसी होंगी कंबाइन होने की। अगर उनकी टेंडेंसी कंबाइन होने की होगी तो उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में आप लिखेंगे जो फ्यूजन होता है आपका, फ्यूजन में टूटेंगे। ठीक है, जैसे हैवी न्यूक्लियस है ये हो गई, और जो फ्यूजन है फ्यूजन में क्या होगा कि जो हमारे लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो कंबाइन होंगे। ठीक है, कंबाइंड क्यों होंगे? स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं ये हमारे स्टेबल प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए कंबाइन होने की टेंडेंसी रखेंगे। और यूरेनियम के बाद क्या होगा, वो डीके होते हैं। डीके क्यों होते हैं भैया? रेडियो एक्टिविटी स्टेबिलिटी के लिए वो डीके हो रहे हैं, उनकी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो वहां पर क्या होता है? फ्यूजन होता है। कंबाइन होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंबाइन होने की प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, और टूटने की प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हो गया, इसका एग्जांपल है विद रिएक्शन। आपसे पूछा जाता है अगर आपको यूरेनियम का फ्यूजन देखना है तो इसमें हमें एक इनिशिएट करने के लिए न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो न्यूट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस को अनस्टेबल कंडीशन में पहुंचा के ब्रेक कर देता है इसको दो पार्ट में, एक बेरिलियम में, दूसरा आपका क्रिप्टॉन में। बेरिलियम और क्रिप्टॉन 36 89, और इसके साथ तीन न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। कितने होते हैं? 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, 3 0 N1, और कुछ एनर्जी। और यहाँ पर क्या होता है कि दो हाइड्रोजन आपके मिलके क्या बना देते हैं? 1s2। ठीक है, 1s2 प्लस एक पॉजिट्रॉन निकलेगा और एक न्यूट्रॉन निकलेगा। इसमें जो एनर्जी निकलती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास निकलती है, 210 वैल्यू एग्जैक्ट, और इसकी निकलती है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास। ठीक है, तो न्यूक्लियर जो हमारा फ्यूजन है ये हमारा कंबाइन होने की प्रोसेस इजीली कैरिड नहीं होती है, फ्यूजन हो जाती है, जैसे बम वाली चीज़ें हैं हमारी। और इसमें न्यूट्रॉन इंटरलिंक होते हैं, इसमें प्रोटॉन इंटरलिंक होते हैं। कहाँ पे? फ्यूजन में। फ्यूजन मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन में होना मुश्किल है। ये थे हमारे क्वेश्चन। फ्यूजन में डिफरेंस आया था पिछले साल। फ्यूजन में एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व आया था। रेडियस और मास नंबर क्या है वो बताओ आया था, और न्यूक्लियर डेंसिटी को डिफाइन करो ये पूछा था। अगला है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, 2019 में इससे क्वेश्चन आया था, शायद इस बार यहाँ से क्वेश्चन आएगा। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे न्यूक्लियॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसको बाइंड करने वाला जो फोर्स होता है उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स बच्चों चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा फोर्स होता है चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, और डिपेंड किस पे करता है? स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होता है, ऐसा स्पिन डिपेंडेंस। ठीक, और अगर न्यूक्लियर फोर्स के बारे में करें, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। फीचर 2 ही लिखने हैं, फिर भी मैं आपको बहुत सारे बता देता हूँ जिससे आप एग्जाम में लिख पाएँ। शॉर्ट रेंज होगा, एक्सचेंज फोर्स होगा, ऐसा फोर्स होगा, एक्सचेंज फोर्स होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स होगा, सैचुरेटेड फोर्स होगा, अपने नियरेस्ट नेबर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, सैचुरेटेड फोर्स होगा, नॉन सेंट्रल फोर्स होगा। तो ये सारे आपके न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या है? कंक्लूजन है जो आपको दिमाग में सेट करके ले जाने हैं। ठीक है, एक ग्राफ भी आता है, अगर आप न्यूक्लियर फोर्स में ग्राफ देखें, आर और न्यूक्लियर फोर्स के पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में जो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और आर के टर्म में जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? देखिए, वो ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, एक पीक के बाद वो ऐसे बनने लग जाता है। ये जो पॉइंट है ये आर नॉट है। ठीक है, और इस आर नॉट की जो वैल्यू है, जहाँ से ये ग्राफ में चीज़ें आएंगी, इससे पीछे ये रिपल्सिव होगा, इससे पीछे यहाँ पर ये रिपेल करेगा, और इधर ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट। तो जो आर नॉट है, आर नॉट की वैल्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 0.8 के आसपास दी है। कितनी दी है आर नॉट की वैल्यू? 0.8, कभी कभी फर्मी मीटर। ठीक है, ये आर नॉट है, आर नॉट की वैल्यू है 0.8 फर्मी मीटर। इससे कम डिस्टेंस में रिपल्सिव, इससे ज़्यादा में अट्रैक्टिव नेचर दिखाता है। तो क्या पता एग्जाम में उन्होंने ग्राफ बना दिया, क्योंकि न्यूक्लियाई चैप्टर एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी रिड्यूस हो गई है। ठीक,
अच्छा, आगे चलें, अगर न्यूक्लियाई के बाद क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि दो टाइप के क्वेश्चन है लास्ट, उसके बाद खत्म हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, जैसा आपसे कहेंगे नाइट्रोजन की निकालो, ठीक है। अब देखो, जब भी ये आएगा क्वेश्चन तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931 का आपको इंटू करना होता है। ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी हो गई। तो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो, जब ये क्वेश्चन आएगा भैया तो आपको इसमें कुछ चीज़ें गिवन होंगी। क्या क्या होंगी, जैसे एम न्यूक्लियस गिवन होगा, ये आपको गिवन मिलेगा। मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है आपका, जो आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन है ये गिवन होगा। मतलब गिवन में इधर लिख लेता हूँ, गिवन क्या होगा, मास, ये पूरा दिया रहेगा, आप देखना। मास ऑफ प्रोटॉन गिवन रहेगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन रहेगा, और एम न्यूक्लियस गिवन होगा, उसमें लिखा होगा रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो जेड आपको निकालना पड़ेगा, 7 इसमें जेड है, ठीक है। तो 7 मास ऑफ प्रोटॉन दिया रहेगा, इंटू कर लीजिएगा। एन आपका 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया रहेगा, एम न्यूक्लियस भी दिया रहेगा। सॉल्व करके इतने का इंटू कर देना। सेकंड टाइप इस क्वेश्चन का क्या बनता है, अगर सेकंड टाइप का क्वेश्चन आएगा वो ये बनता है कि आपको एक रिएक्शन दी रहेगी। रिएक्शन कैसे, जैसे मानते हैं ए प्लस बी, ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और आपसे कहा जाएगा इस रिएक्शन में कि आप क्या निकालिए, रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालिए, क्यू वैल्यू निकालिए। तो जब भी ये रिएक्शन आएगी और आपसे क्यू वैल्यू पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सबका मास दिया रहेगा। पहली बात तो यह है, इसमें भी कुछ गिवन रहेगा, मास ऑफ ए गिवन रहेगा, बी गिवन रहेगा, सी एक्स गिवन रहेगा, वाई गिवन रहेगा, जेड गिवन रहेगा, सब कुछ गिवन रहेगा। तो आपने इसमें क्या करना है, जब भी क्यू वैल्यू, प्लस क्यू भी लिखा रह सकता है यहाँ पे, और आपसे कहेंगे क्यू वैल्यू निकालो, तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए सबसे बढ़िया जो हमारा तरीका है वो ये है कि आपको क्या करना है, रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट की निकालनी है, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट करना है, दोनों को ऐड कर देना, मास ऑफ रिएक्टेंट, उसमें से मास ऑफ प्रोडक्ट आपको माइनस कर देना है। क्या कर देना है, उसके बाद मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस कर देना है। इन दोनों का सम और इन दोनों की मास का, दोनों का सम निकाल लो। जैसे ही वो आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी ये आपकी मास डिफेक्ट हो जाएगी। इस पूरे को क्या कर दोगे, इनटू कर दोगे आप कितने से, 931 से, ठीक है। तो ये है सेकंड टाइप। तो बच्चों ये था मॉडर्न फिजिक्स का हमारा PYQ, और थ्योरी भी रिवीजन करवाई। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करा कम समय में। अगर आपको और वीडियो चाहिए होंगे, अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं मेरे से, तो कमेंट करिएगा, और नहीं तो नहीं, दो ऑप्टिक्स और इसमें हम जाएंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। ये समझ गए होंगे आप ये क्या करना है करके। इसमें आपको बस मास ऑफ रिएक्टेंट लेना है, मास ऑफ प्रोडक्ट लेना है, उसको फिर इंटू कर देना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। जो आपने मास ऑफ रिएक्टेंट दिया, इस पूरे का मास सम करना है, इस पूरे का मास सम करना है, दोनों को माइनस करके जो भी वैल्यू आई उसको 931 से इंटू कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।